Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 22nd May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो डेट है 22nd May, what is it celebrated as? It is celebrated as International Day for Biodiversity या International Biodiversity Day हम कहते हैं 22nd May को सेलिब्रेट किया जाता है. Why specifically on 22nd May? It is because इस दिन में हमने अडॉप्ट किया था एक वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि UNCBD. ठीक है, when was this adopted? It was adopted in the year 1992. Can you tell me यहाँ पे रिसेंटली इसका मीटिंग हुआ था यानी कि द 16th मीटिंग ये कहाँ पे हुआ है? ये हमने कुछ ही महीने पहले डिस्कस किया था. सो इफ यू नो द आंसर यूज द चैट बॉक्स टू आंसर. अगला जो मीटिंग है ये 2 साल बाद होगा, यानी इनफैक्ट 2024 था प्रीवियस मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग 2026 में होगा बिकॉज ये जो मीटिंग होती है ये 2 साल में एक बार होती है. सो इफ दिस मीटिंग वॉज इन 2024 विच वॉज एक्सटेंडेड ऑल्सो, दिस मीटिंग विल बी इन 2026 जो है येरेवन अर्मेनिया में. ओके, येरेवन अर्मेनिया में ये होगा. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड, इंडिया भी इसका पार्टी है, इंडिया भी इसका मेंबर है टू द कन्वेंशन एंड हमने खुद एक अडॉप्ट किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का ये एक्ट है. तो इस दिन का यही मकसद है कि हम अवेयरनेस रेस करें विद रिगार्ड टू द बायोडाइवर्सिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज हमको देती है ये बायोडाइवर्सिटी, राइट, जो सस्टेन करती है लाइफ ऑन अर्थ. इस साल का जो थीम है इट इज हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज अ थीम ऑफ 2025. ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी ये किसने दिया है? ये दिया है वॉल्टर जी रॉसन ने इन 1985. ये कॉन्सेप्ट दिया था which talks about the diversity of all life forms, plants, bacteria, animals, humans. ये बायोडाइवर्सिटी है जो mainly the living beings के बारे में है, living organisms के बारे में है. So this is the concept that was given. We also celebrated 2011 to 2020 okay as यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो इसको हम बनाते हैं एज यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो ये पूरा हमने देखा आज का दिन बायोडाइवर्सिटी डे 22nd में. पहला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द माओइस्ट चीफ जो रिसेंटली मारे गए थे एंड 27 सच किलिंग्स दैट हैपेंड इन द बस्तर एनकाउंटर. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल अबाउट दिस. हम इसको यू नो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस साथ में लेके जो भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स हैं ये सब मैं अभी करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 सच मेंबर्स ऑफ द CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट. ओके, तो माओइस्ट लीडर्स को यहाँ पे टारगेट किया गया था एंड यहाँ पे इनके चीफ जो है जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम है बसवराजू. बसवराजू इज हिज नेम. इनका पूरा नाम है नंबाला केशव राव. तो इनको भी इन्होंने मार दिया है एनकाउंटर में. नाउ हियर यू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल में ये भी बताया है कि इनके प्रेडिसेसर्स कौन हो सकते हैं, यानी इनके मरने के बाद वी कुड प्रोबेबली हैव देवजी और सोनू. ठीक है, और सोनू हु वुड बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द CPI माओइस्ट. तो इसके बारे में पूरा हम जानकारी लेते हैं. अभी तक 200 ऐसे किलिंग्स हुए हैं ऑफ द माओइस्ट पीपल. ओके, सो हियर वी सी दैट ये जो एनकाउंटर हुआ ये कहाँ पे हुआ था? द प्लेस इज इन छत्तीसगढ़. जो जगह का नाम है अबुझमाद. द नेम ऑफ द प्लेस इज अबुझमाद. ऑलराइट, सो लेट्स अभी देखते हैं इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में. हाउ वर दे फॉर्म्ड, व्हाट डू दे डू, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम. इनका जो माओइस्ट लीडर्स की अगर हम बात करें, माओइस्ट मेंबर्स की बात करें, इनके दूसरे नाम भी है. वी ऑल्सो कॉल देम एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नक्सलाइट्स.
ठीक है, इनके दूसरे नाम है। नाउ व्हाई डू दे कॉल देम नक्सलाइट्स? बिकॉज यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था ये नक्सलबारी विलेज में, नक्सलबारी विलेज जो है वेस्ट बंगाल में। सो दिस वॉज अ पीजेंट रिवोल्ट जो कम्युनिस्ट लीडर्स यहाँ पे उन्होंने लीड किया था, ओके, एंड ये लीड किया था किसके खिलाफ? अगेंस्ट लोकल लैंडलॉर्ड्स। नाउ व्हाट वाज द डिमांड ऑफ दीज लीडर्स? व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर्स या द पीजेंट्स? इनका डिमांड था कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हो, ठीक है, इनका डिमांड था जो एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस है ये बंद हो। So 1967 में ये अपराइजिंग स्टार्ट हुआ and soon we see the formation of CPI, Marxist Leninist. So they took or drew ideology from Marxism and Leninism, and यहाँ पे we have leaders like चारू मजुमदार and कन्हू सान्याल जिन्होंने ये CPI-ML स्टार्ट किया। क्लियर? नाउ इसके बाद ये जो मूवमेंट था, दिस बिकेम एन आर्म्ड इंसर्जेंसी, यानी आर्म्ड रेवोल्यूशन था, आर्म्ड रिबेलियन था अगेंस्ट द जमींदार्स, अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मूवमेंट है दूसरे जगह भी स्प्रेड होता है। सो नाउ इट्स नॉट in West Bengal alone but also to the rural areas of the neighboring states, जैसे कि हम देखते हैं बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ पे ये जो रीजन है देख सकते हैं हाउ इट इज स्प्रेड फार एंड वाइड इवन टू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, and that is why this region is also called as the Red Corridor. ओके, रेड कॉरिडोर किसको कहा जाता है? जहां पे वी सी द नक्सलबारी और नक्सलाइट मूवमेंट और द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पे दे आर अगेंस्ट द लैंडेड क्लास, ओके, द लैंडलॉर्ड्स, दे आर अगेंस्ट ऑल्सो द गवर्नमेंट। उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ है, एंड दे ऑल्सो अटैक इवन द इनोसेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, यहाँ पे वो एम्बुश करते हैं, गाड़ियां उनकी उड़ाते हैं, दे टारगेट द इवन द पुलिस दियर। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑपरेशंस चलाए थे, मिलिट्री ऑपरेशंस, एंड दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन स्टीपल चेस इन 1971-72, जिनमें चारू मजुमदार जो लीडर थे इनको यहाँ पे अरेस्ट और इनके डेथ भी हुई थी इन 1972। Now followed by which ये जो CPI-ML देख रहे हैं, they also broke down into a number of factions. बहुत सारे ग्रुप्स बने थे, जैसे कि पीपल्स वॉर ग्रुप, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स बने थे, अलग फैक्शंस बने थे। But soon they also came together as a new name called as फॉर्मेशन ऑफ CPI माओइस्ट। तो कैसे हम देखते हैं हाउ द चेंज बिगैन, एंड नाउ वी हैव द CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, बट दिस इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्लियर? बिकॉज ये जो है दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग, ओके, दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस इन दिस रीजन, और इनका जो है कि इनकी डिमांड्स जो है वो नॉट इन एन अप्रोप्रिएट वे प्लेस करते हैं। So after the merger of the People's War Group and the Maoist Communist Center, एक नया organization बना in 2004. ना गवर्नमेंट का यहाँ यही प्रयास था, यू कैन सी गन्स एंड गुलाब पॉलिसी। एक जगह पे वो ये बंद करना चाहते हैं विद द यूज ऑफ I can say arms, with the use of force। यहाँ पे जो माओइज्म है ये बंद करना चाहते हैं। On the other hand, they are also ready to come on the table, discuss करते हैं, यहाँ पे reforms लेके आना चाहते हैं, जो भी इनके social economic challenges हैं ये गवर्नमेंट भी सुनना चाहती है। So ये गवर्नमेंट ने एक दोनों पॉलिसी ओपन रखा है, the gun and the गुलाब पॉलिसी जिसे कहते हैं। So coming to this, गवर्नमेंट ने कौन से फोर्स वाले ऑपरेशन चलाए? दिस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये रिसेंट वाला था 2025 में, एंड दिस वाज नियर करेगुट्टा हिल्स व्हिच इज इन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। एक फोर्स भी गवर्नमेंट ने बनाया है व्हिच यू कॉल्ड एज द ग्रे हाउंड्स। तो ये एक्चुअल में एक फोर्स है स्पेसिफिकली फॉर एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस, बिकॉज जो यहाँ के जो टेरेन है, यहाँ पे जो वैलीज में है, ओके, जैसे आप डाकू कहते हैं, राइट, तो इनको यहाँ पे कैसे अटैक करना है, कैसे यहाँ पे ऑपरेशंस ये करना है, तो ये ग्रे हाउंड्स आर मोर केपेबल एंड मोर ट्रेन्ड एंड मोर स्किल्ड टू डू दैट। क्लियर? नाउ यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह,
ही हैज सेट अ टारगेट कि March 31st 2026 यानी कि अगले साल तक हम डेडलाइन रख रहे हैं टू इरेडिकेट दिस पर्टिकुलर न्यूसेंस कॉल्ड एज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. Okay, left wing extremism. So this is the whole aspect about the Maoism or the left wing extremism. Let's proceed to the next article. So Indus Water Treaty was signed in 1960. ठीक है, और कौन थे तभी प्राइम मिनिस्टर्स? वी हैड जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अयूब खान फ्रॉम द पाकिस्तान साइड. तो 1960 में इसको साइन किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट. एंड इसमें मीडिएटर कौन था? जो मीडिएटर या ब्रोकर था, दैट वाज वर्ल्ड बैंक. इस ट्रीटी के अनुसार हम देखते हैं द वाटर्स बिटवीन और द इंडस ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज डिवाइड किए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड दिस टुक 9 years. इतना मीडिएशन करने के बाद ये फाइनली अग्री हुआ कि ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, ब्यास एंड सतलज, और इसको हम आरबीएस याद रखते हैं. ठीक है, तो आरबीएस किसके पास ओनरशिप होगा या इसका पानी यूज कर सकता है? इंडिया. ऑन द अदर हैंड जो वेस्ट वाले रिवर्स हैं पाकिस्तान के साइड की तरफ, ये जो रिवर्स हैं दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, जिसको हम सीजेआई कहते हैं. ठीक है, ये याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हम देंगे पाकिस्तान को. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन से रिवर्स हमारे पास है और कौन से रिवर्स उनके पास. एंड यहाँ पे एक क्लॉज भी था कि हम 20% ओके जो पाकिस्तान वाले रिवर्स हैं ये यूज कर सकते हैं, बट फॉर नॉन कंजम्पटेटिव यूज, जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए. फॉर द रन ऑफ द रिवर वाटर पे हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बट सिर्फ 20% इसका यूज करेंगे. ऐसा नहीं कि पानी ही हमने ले ली और इसको डाइवर्ट कर लिया हमारे रीजन पे, वो नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस यहाँ पे मेंशन किया गया था. So the treaty created after India, we see that it was briefly cut off also in 1948. और यहाँ पे एक regional alarm because of course it affected the water flow from Pakistan. इसीलिए इसमें यहाँ पे treaty लाना बेहद जरूरी समझा. And that is why 1960 में treaty बना. And now in the recent context हम देखते हैं कि हम इस treaty से बाहर आए हैं. Now understanding कि ऐसा क्या होगा, ओके, रिस्क ऑफ विड्रॉइंग से क्या होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होगी. सो फर्स्टली देयर इज नो प्रोविजन फॉर विड्रॉल. विड्रॉल का ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं दिया है इंडस वाटर ट्रीटी में. इट इज लीगली बाइंडिंग, राइट, इट इज बाइंडिंग अंडर इंटरनेशनल लॉ, पर फिर भी हमने ये स्टेप लिया है. सेकेंड थिंग, वियना कन्वेंशन ये अलाउ करता है एग्जिट ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. तो एक ये है दैट अलाउज अस टू डू सो. इंटरनेशनल बैकलैश मिल सकता है हमको, एज आई सेड, राइट, स्पेशली वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये एक मीडिएटर है, क्योंकि हमने इसमें से बाहर निकल के आए, तो वर्ल्ड बैंक जो हमारा ट्रीटी गारंटर है, ब्रोकर है, इससे बैकलैश मिल सकता है. जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ पे हमको बैकलैश मिला है, स्पेशली फ्रॉम नेपाल एंड बांग्लादेश, एज वेल एज ग्लोबल कम्युनिटी. एंड दस वी कैन से इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ये अभी स्टेक पे है. फर्दर हम देख सकते हैं कि वाटर इज अ बेसिक राइट. एक यहाँ पे एक एथिकल कंसर्न भी दिख रहा है, क्योंकि वाटर जो है ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, राइट. जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी क्या गलती है कि यहाँ पे उनका जो वाटर है इनको बंद किया जा रहा है, या इंडिया अगर मान ले कि सीजे जो चेनाब, झेलम एंड इंडस पे यहाँ पे वाटर डाइवर्ट करने लगे, तो देयर लीन सीजन पे अगर पाकिस्तान को यहाँ पे भारी पड़ सकता है, यहाँ पे इनकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, इनके एग्रीकल्चर में इफेक्ट कर सकता है, एंड दे विल हैव टू अंडरगो ह्यूज लॉसेस इन दैट केस. तो यहाँ पे बताया है दैट इट कुड बी अ वेरी ग्रेव इशू वेयर इंडिया हैज कम आउट ऑफ द ट्रीटी. फाइनली ऐसे कोई इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स भी है जो हम देखेंगे, जैसे कि यूरोप में ओके पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम देखते हैं दिस द दान्यूब डिस्प्यूट. ओके, तो यहाँ पे केस है गैप्सिकोवो नागिमारोस व्हिच इज हंगेरी वर्सेस स्लोवाकिया के बीच में. इंडिया पाकिस्तान है, वैसे हंगेरी स्लोवाकिया के बीच में, बट ये रिजॉल्व हो चुका है थ्रू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एक और है साउथ ईस्ट एशिया में द मेकोंग रिवर कमीशन.
ओके तो मेकोंग रिवर का डिस्प्यूट था, बट ये ऑल्सो दिस ऑल्सो वाज रिजॉल्व थ्रू कॉपरेशन एंड डेटा शेयरिंग. सो यहाँ पे हमको यूनिलैटरलिज्म लीड्स टू एस्केलेशन, जो यूनिलैटरली हमने इसमें बाहर निकला तो दैट इज ऑल्सो कुड लीड टू एस्केलेशन इज व्हाट दे आर सेइंग. और हमको रूल बेस्ड ऑर्डर प्रमोट करना चाहिए बिकॉज रूल्स, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स वी शुड बी बाइंडिंग ऑन इट. नहीं तो कल कोई और बोलेगा कि हाँ हम नहीं फॉलो करेंगे, सो दैट वोंट डू. सो यही आर्टिकल बताता है पूरा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है इंडिया के अपोजिंग. हम देख रहे हैं चाइना, पाकिस्तान एक फ्रेंड को लेके आ रहा है जो है अफगानिस्तान. ओके सो चाइना, पाकिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडिंग अफगानिस्तान. इन विच पर्टिकुलर ट्रीटी? इन द ट्रीटी ऑफ सीपेक. सीपेक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो यहाँ पे इन्होंने अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में, ये आर्टिकल कहता है. उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि सीपेक क्या होता है. व्हाट इज सीपेक? तो सीपेक जो है इट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 3000 किलोमीटर का एक लॉन्ग रूट है. ओके विच कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ हाईवेज, रोड्स, रेलवेज, ओके और अदर सच एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. कहां से कहां तक? वी हैव चाइना का नॉर्थ वेस्ट रीजन, जिंगजियांग, युगर ऑटोनॉमस रीजन, ऑल द वे टू ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. सो कहां से कहां तक ये होगा सीपेक कॉरिडोर? वी हैव चाइना का जिंजियांग से लेके ग्वादर पोर्ट. क्लियर? नाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होगा पाकिस्तान और चाइना के बीच में. यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी, हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी अलाइक. इसे चाइना क्या बेनिफिट करेगा? चाइना यहाँ पे चाहता है एक्सेस. पाकिस्तान को अगर वो कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे इट विल हैव एक्सेस इवन टू द मिडिल ईस्ट, इवन टू अफ्रीका. पानी इंडियन ओशन एक्सेस कर सकता है, तो चाइना यहाँ पे बेनिफिट करता है. पाकिस्तान क्या बेनिफिट करेगा? पाकिस्तान में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है चाइना, राइट? चाइना यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है और इनकी जो इकोनॉमी है फॉल्टरिंग इकोनॉमी है ना, फेलिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे पैसे लेके आएगा चाइना, तो पाकिस्तान के लिए विन है सिचुएशन. सो दिस इज द होल सीपेक दैट वी सी. सीपेक एक बड़े और प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है व्हिच इज कॉल्ड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो 2013 में आया. This is a initiative by China in which it wants to increase its influence, its dominance, right? ये लिंक करना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप. और इसी को अपोज हमने किया है. इंडिया इज अपोज दिस. व्हाई इज इंडिया अपोज दिस? बिकॉज ये जो सीपेक अगर हम देखते हैं it is going through the POK region, the Pakistan occupied Kashmir region, in which we currently also say कि yes, ये जो है हम मैप में बताते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे अब देख सकते हो यहाँ पे जो रेड कलर लाइन है, this is the CPEC which starts from काशगर से लेके जो है जिंजियांग प्रोविंस में all the way to ग्वादर which is in Pakistan. तो हमने इसको अपोज किया. इंडिया का स्टैंड है कि हम ना ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मांगते हैं बिकॉज वी डोंट वांट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन, राइट? ऑल्सो वी ऑल्सो अपोज सीपेक, ओके, बिकॉज ये हमारे रीजन के थ्रू पास हो रहा है इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन. Clear? Now in this we also see Belt and Road Initiative recently news में था. Can you tell me in the comment section which is the recent country to be a part of the BRI, the Belt and Road Initiative? ये recently हमने आपको बताया था, पिछले हफ्ते का न्यूज है. जल्दी से मुझे comment section में बताइए which is the country to recently join the Belt and Road Initiative. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है वीरास्वामी केस के बारे में. तो ये हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि एक हाई कोर्ट का जज था, इसका नाम था यशवंत वर्मा. ओके, नाउ दिस हाई कोर्ट जज करंटली ही इज सर्विंग इन इलाहाबाद हाई कोर्ट. ये दिल्ली हाई कोर्ट में थे. तो क्या हुआ कि इनके घर में दे फाउंड सैक ऑफ 500 रुपीज के नोट्स. जब आग लग गई थी तो ऐसे कुछ बहुत सारा गोनी भर के तुमको यहाँ पे पैसे मिले थे. किसके?
500 रुपए के नोट के। अभी यशवंत वर्मा ने कहा नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये जो रूम है ये बहुत सारे लोगों का एक्सेस है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि सीजीआई, उस टाइम पे सीजीआई संजय खन्ना थे एंड इन्होंने यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी इस केस के अनुसार, और इनको भी ट्रांसफर कर लिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इंक्वायरी में ही वॉज इंडाइक्टेड एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये इंक्वायरी तो ठीक है, ये तो इन हाउस इंक्वायरी है, जजेस की इंक्वायरी है, इंक्वायरी नहीं एफआईआर होना, फाइल होना चाहिए, क्रिमिनल केस इन पे फाइल होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे आर्टिकल ये डिस्कस करता है कि जजेस का क्या प्रोटेक्शन है। We also want to see this particular case, वीरा स्वामी केस, जो एक हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्टली लेट्स सी विद रिगार्ड टू जजेस को क्या प्रोटेक्शन मिलता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक मेंशन करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर कि हमारे जो जजेस है ये इंडिपेंडेंट है। Why so? Because अगर वो एग्जीक्यूटिव के कहने पे काम करेंगे, इट कुड बी कि एग्जीक्यूटिव हर केस जीत सकता है, पार्शियलिटी हो सकती है, राइट। अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे हम देखते हैं जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, because it should be the judiciary should be impartial, it should be transparent, it should be accountable। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं and they should perform their duties without fear। अगर उनको लगता है अरेस्ट वरेस्ट हो जाएंगे तो then probably we'll see that they will not work according to their will, right। यहाँ पे वो fear के साथ काम करेंगे, so वो नहीं चाहते हम, and therefore we see we have some protection given to the judges, ताकि वो बिना डरे अपना वर्डिक्ट्स दे, अपना जजमेंट्स दे। सो कैसे जजेस रिमूव कर सकते हैं? द जजेस कैन बी रिमूव्ड बट ओनली इन अ स्पेशल प्रोसीजर, और ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 यानी रिमूवल फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज, एंड आर्टिकल 217 विच इज रिमूवल फॉर अ हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे वोटिंग और सब होती है, एंड ओनली द पार्लियामेंट कैन डू द वोटिंग। पार्लियामेंट यहाँ पे वोट करेगा और 2/3 मेजॉरिटी से इनको हटाएगा, और ये 2/3 मेजॉरिटी हम कहते हैं एज स्पेशल मेजॉरिटी। सो यू कैन रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट जज अगर तुम्हारे पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होती है तो ही तुम इनको हटा सकते हो। क्लियर? अभी तक 75 years पूरे हुए, देयर इज नॉट अ सिंगल जज दैट हैज बीन रिमूव्ड और इम्पीच्ड इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे केसेस जजेस के खिलाफ पहले भी आए हैं, ठीक है। और अगर हम पहले के केसेस देखें, वी सी दैट 2019 में एक यहाँ पे सीबीआई को परमिशन दिया गया था एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अगेंस्ट एस.एन. शुक्ला, जस्टिस एस.एन. शुक्ला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ करप्शन मामले में किया, कुछ फेवर्स किए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। एंड उसके पहले जो सीजीआई थे दीपक मिश्रा, इन्होंने भी इनका इम्पीचमेंट, जो शुक्ला जी है इनका इम्पीचमेंट करना, पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सो यहाँ पे हम केसेस देखते हैं कि हाँ केसेस ऐसे किए हैं बट निकाला तो नहीं है। तो ये वीरा स्वामी केस में देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वीरा स्वामी केस, ही इज एन एक्स चीफ जस्टिस, ठीक है, ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के। सो ही वाज अ हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस हो चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट के। तो इनके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था, और ये किसने रजिस्टर किया था? ये सीबीआई ने रजिस्टर किया था, ओके, दिल्ली में रजिस्टर हुआ था। बट यहाँ पे रजिस्टर क्यों किया था? बिकॉज ऑफ अगेन करप्शन केसेस, डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स, बहुत सारे पैसे आए इनके पास, तो इसके वजह से इनको एफआईआर फाइल हुआ था और एफआईआर में उनको अरेस्ट किया था। नाउ इन दैट केस यहाँ पे जो जस्टिस है ये जाते हैं हाई कोर्ट के पास कि मुझे यहाँ पे अरेस्ट नहीं करना है, एंड ये केस वापस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास टू गिव द फाइनल वर्डिक्ट। तो यहाँ पे जो लीगल केस था कि क्या मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, ओके, विद रिगार्ड टू दिस, हु हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट मी, किसके पास ये अथॉरिटी होती है टू सैंक्शन एन अरेस्ट ऑफ अ जज, ऑफ अ सिटिंग जज। सेकेंड केस ये था कि क्या जजेस को हम ट्राई कर सकते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट,
डू दे कम अंडर पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? तो ये क्वेश्चन था अमंग द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, जज एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको सैलरी मिलता है, पब्लिक सर्वेंट बिल्कुल है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो करप्शन किया तो यस, उसको यहां पे सजा हो सकती है। बट सेकेंड केस, किसके पास पावर होगा अलाउ करने का कि चलो जज को अरेस्ट करो या जज के खिलाफ एफआईआर करो? ये जो है ये सिर्फ सीजेआई कर सकता है। कौन कर सकता है? केवल सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इस वर्डिक्ट में कहा। क्यों ये कहा? बिकॉज अगर एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जाओ उसको अरेस्ट करो, दे कुड बी सो कि जजमेंट्स जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो फियर में करे, राइट? दे विल वर्क विद रिगार्ड टू व्हाट द एग्जीक्यूटिव सेज। यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो जजेस है दे आर शील्डेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, ताकि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये अननेसेसरी दबाव इंटरफियरेंस ना करे। तो यहां पे सिर्फ जजेस ही जजेस को सैंक्शन कर सकते कि जाओ तुम इनको अरेस्ट करो। क्लियर? सो दिस वाज द 1991 रूलिंग विद रिगार्ड टू द वीरास्वामी केस। और यहां पे हमने देखा है कि यस, जजेस ने भी बोला है कि एफआईआर रजिस्टर करो। जैसे हमने देखा था रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 2019 ने कहा कि यस, उन्होंने बोला, परमिशन दिया था सीबीआई कि जाओ तुम अरेस्ट करो, एफआईआर इस पे लिखो। So yes, they do work under what is required, पर अभी तक impeachment नहीं हुआ है। So let us see what happens in this particular case of यशवंत वर्मा। Let's proceed to the next article। अगला आर्टिकल है लायन सेंसस के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि the लायन का नंबर जो है they have increased, कितने? 891 lions have been reported। यहाँ पे हम देखते हैं 32% इंक्रीज हुआ है इन 5 सालों में, दैट इज फ्रॉम 2020 टू 2025। तो पूरा हम देखते हैं कैसे ये इंक्रीज हुआ है, एंड दिस इज क्रेडिटेड टू प्रोजेक्ट लायन जो 2020 में लॉन्च हुआ था। सो प्रोजेक्ट लायन, जहां पे हम चाहते हैं जो एशियाटिक लायंस हैं ये इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके हैबिटेट के लिए, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी सी अंडर द प्रोजेक्ट लायन। ये 10 साल तक चलेगा टाइम पीरियड, यानी कि 2030 तक ये हम कर रहे हैं, एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एज वेल एज द सेंट्रल जू अथॉरिटी। एशियाटिक लायंस या द इंडियन लायंस की हम बात करें, ये केवल अभी गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। गिर नेशनल लैंडस्केप या गिर लैंडस्केप भी कह सकते हैं, which consists of a dry deciduous forest, गिर लैंडस्केप। ओके, तो लैंडस्केप में बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स मिलते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात, ये ओनली प्लेस है, दैट्स द गिर लैंडस्केप इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हम एशियाटिक लायंस देखते हैं। We earlier we used to find in Iran and other regions, but अभी सिर्फ इस रीजन में पाया जाता है, and 891 is the total number, that is the current count। तो ये मेजरली पाया जाता है गिर नेशनल पार्क, एंड सेकेंड वन इज द बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज द सेकेंड होम फॉर लायंस। लायंस का IUCN स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल, यानी इट्स नॉट दैट ये कम है, ठीक ठाक है, बट अगर इसमें आप एफर्ट्स ना करो तो ये कम हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज द वल्नरेबल स्टेटस। एक नया अलायंस आया था, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट, IBCA, जो 2023 में लॉन्च हुआ। यहाँ पे 7 सच बिग कैट्स का कंजर्वेशन, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जहां पे हम बोल रहे हैं कि हम 7 ऐसे बिग कैट्स, वाइल्ड कैट्स को कंजर्व करें, और लायन इज वन सच ऑफ देम। कैन यू टेल मी व्हिच आर द अदर 6 बिग कैट्स गिवन अंडर द बिग कैट अलायंस? कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? यू आर गोइंग टू टेल मी in the comment section. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू ब्रह्मोस।
ओके, तो ब्रह्मोस का एक न्यू एक यहाँ पे हम वेरिएंट देख रहे हैं कॉल्ड एज दी एनजी वेरिएंट। एनजी का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन। तो बहुत ही एक एडवांस्ड एक मिसाइल, एक यू कैन से वेरिएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसका टेस्टिंग अभी चल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है, ये दो कंट्री ने जॉइंटली डेवलप किया है, इंडिया और रशिया ने, और ये नाम जो है यूनिक नेम है बिकॉज इट इज जॉइनिंग the names of two important rivers, ब्रह्मपुत्र जो इंडिया वाला है एंड ब्रह्मोस एंड मॉस्कवा ये रशिया वाला रिवर है। तो दोनों यहाँ पे ब्रह्मोस करके वी सी दैट द मिसाइल इज नेम्ड आफ्टर द टू रिवर्स। ये लॉन्च होता है बाय द जेट सुखोई Su-30 MKI, ठीक है, मार्क 1। सो दिस इज मेनली रशिया से हमने लिया था ये वाला फाइटर जेट, यहाँ से इसको हम फायर कर सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन फायर दिस फ्रॉम लैंड, फ्रॉम द वाटर्स, फ्रॉम द एयर। सो इट्स अ मल्टी वेरिएंट काइंड ऑफ अ मिसाइल। ये यूज किया इंडियन एयरफोर्स ने स्पेशली इवन टू अटैक द पाकिस्तान के एयर बेसिस, ओके, जो मई में हमने देखे थे। ओरिजिनली ये जो ब्रह्मोस है इसका जो रेंज वाज कैप टू 290। ओके, वाई 290? बिकॉज हम एक अग्रीमेंट का पार्ट नहीं थे जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसके रिस्ट्रिक्शन के कारण, इसका रिस्ट्रिक्शन ये है कि वी कैन नॉट, अगर तुम इसका पार्ट नहीं हो, यू हैव टू कैप योर रेंज टू 300 किलोमीटर्स। ओके, या तुम्हारा जो वेट होगा मिसाइल का, इट कांट बी मोर देन 500 kg। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है अंडर MTCR? तुम्हारा जो रेंज है ये 300 से ज्यादा नहीं हो सकता, 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, और तुम्हारा जो वेट है वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, 500 kg से ज्यादा नहीं हो सकता। बट 2016 में हमने ये ज्वाइन किया था MTCR एंड देयरफॉर हमने इसका जो रेंज है बढ़ा दिया है 450 यानी 450 किलोमीटर्स तक। क्लियर? हमारा ये भी टारगेट है कि हम इसको 800 तक लें। सो दैट इज द नेक्स्ट टारगेट व्हिच इज 800 किलोमीटर्स। याद रखना इसका जो स्पीड है, ब्रह्मोस का जो स्पीड है, इट इज 2.8 मैक। 2.8 मैक। ये मैक क्या होता है? मैक जो है इट इज बेसिकली अ फॉर्मूला व्हिच सेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। सो बेसिकली जितना ज्यादा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ओके, उतना ज्यादा उसका मैक नंबर होगा। ठीक है, तो कोई तेज मिसाइल है, ओके, दैट विल बी हैविंग अ ग्रेटर मैक, 5 से ज्यादा मैक। जो 2.8 है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं इनको हम बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। तो ये एग्जैक्टली क्या है, वापस से मैं बता रही हूँ, मैक नंबर का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। अगर मेरा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मेरा मिसाइल तेज है, उसका मैक नंबर ज्यादा होगा। तो अगर मेरा मान लो मिसाइल का मैक नंबर बहुत कम है, यानी कि 1 से भी कम है, 1 से भी अगर कम है, इसको हम बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। इसको हम कहते हैं सबसोनिक मिसाइल। अगर मान लो मेरा मैक नंबर 1 है, ओके, यानी कि मेरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और मेरा स्पीड ऑफ साउंड सेम है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसोनिक मिसाइल। अगर मान लो मेरा मैक नंबर जो है ये 2 से 5 के बीच में है, तो इसको मैं बोलूंगी सुपरसोनिक मिसाइल। क्लियर? तो ये जो मेरा ब्रह्मोस है, इसका मैंने बोला 2.8 है, यानी कि 2 से 5 के बीच में आता है, दैट इज व्हाई इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। और मान लो कि 5 से ज्यादा है, ओके, मैक नंबर जो है 5 से ज्यादा है, इसको हम कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अभी जो हमारा ब्रह्मोस है, इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, यानी 2 से 5 के बीच में इसका मैक नंबर है। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू इंडियन नेवी ने एक नया इंडक्ट किया है INSV। INSV इज इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर है। ओके, सो ये जो डिपिक्शन है, इट इज अ डिपिक्शन और इट्स लाइक अ डिजाइन दैट इज डिपिक्टेड इन द अजंता केव पेंटिंग। अजंता केव पेंटिंग में जो हमको पेंटिंग दिखती है, बिल्कुल सिमिलर हमने एक वेसल बनाया है, और इस वेसल का हमने क्या नाम रखा है? वी हैव नेम्ड इट INSV कौदिन्या।
ओके तो एक स्टिच्ड सेल शिप है जो कारवार नेवल बेस यानी गोवा नेवल बेस में हम इसको इंडक्ट कर रहे हैं, इंडियन नेवी इंडक्ट कर रहा है। और ये अग्रीमेंट जो है ये 3 प्लेयर्स के बीच में है। एक है कल्चरल मिनिस्ट्री, बिकॉज हम कल्चर ले रहे हैं, अजंता केव्स का जो पेंटिंग है वहां से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सेकेंड, इंडियन नेवी, ठीक है, एंड थर्ड इज द होदी इनोवेशंस। सो दीज आर द वंस दैट हैव कम टुगेदर टू क्रिएट द कौंडिन्य। ये जो कौंडिन्य है, ये जो नाम हम देख रहे हैं, ये किससे बना है? ये एक लेजेंडरी मरीनर था, सेलर था, ओके, हु took transoceanic voyages all the way from गुजरात से लेके ओमान तक, ओके, ये ओशंस यानी उन्होंने ले लिया था, तो इसके नाम पे ये जो शिप है इसका नाम रखा है कौंडिन्य। ये जो शिप है, ये जो सेलिंग वेसल है, ये बना है बाय द ट्रेडिशनल स्टिचिंग मेथड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो वुड है, क्लॉथ लाइक्स ये है, तो ये सब जो है ट्रेडिशनल कॉयर रोप, कॉटन फाइबर, नेचुरल रेजन, इसका हमने मदद लिया है। ये नेवी ने हम देखते हैं जो किसने बनाया है, आर्टिसंस फ्रॉम केरला, और यहाँ पे द मास्टर शिपराइट जो है, द मास्टर पर्सन इज बाबू शंकरन। क्लियर? नाउ द नेवी इसको पार्टनर कर रही है आईआईटी मद्रास से, एंड जैसे कि कैसे ये शिप चलेगा, जो मॉडल टेस्टिंग होता है, इसने आईआईटी मद्रास का इस्तेमाल या यूज किया है। सो दिस इज द होल एस्पेक्ट अबाउट आईएनएसवी कौंडिन्य। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द बुकर प्राइज। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? द विनर इज बानू मुश्ताक। Okay, बानू मुश्ताक that we see who has won the international Booker Prize. तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ information देखते हैं, and she is also important. Why? Because she is the first विनर फॉर कन्नडा। ओके, फर्स्ट टाइम की हिस्ट्री है कि कन्नडा और शॉर्ट स्टोरीज के लिए ये मिला है बानू मुश्ताक को। सो लेट्स अंडरस्टैंड द होल आर्टिकल विद रिगार्ड टू दिस। फर्स्टली, इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है क्विकली जान लेते हैं। इट वाज कॉल्ड एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ये एस्टैब्लिश किया था 2005 में, और ये सिंगल बुक जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में इनको मिलता है, विच इज पब्लिश्ड इन यूके एंड द आयरलैंड। यहाँ पे अवार्ड जो है, प्राइस कितना मिलता है? 500,000 पाउंड, यानी कि अबाउट 55 lakhs मिलता है व्हेन विद द अवार्ड। एंड ये ऑथर और उनके ट्रांसलेटर को दिया जाता है। सो यू कैन सी द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो शॉर्टलिस्टेड वाले ऑथर्स और ट्रांसलेटर्स हैं इनको भी दिया जाता है 2,500 पाउंड। ओके, सो इवन दे गेट इवन इफ यू आर अ नॉमिनेशन। तो यहाँ पे वी सी बानू मुश्ताक एंड दीपा बश्ती। ओके, now coming to who have been the Indians who have won this particular Nobel International Booker Prize. So we have V.S. Naipaul, which is In a Free State. The book का नाम है In a Free State. Salman Rushdie, Midnight's Children. Arundhati Roy, The God of Small Things. Kiran Desai, The Inheritance of Loss. अरविंद अदीगा, द वाइट टाइगर. गीतांजलि श्री, द टूम ऑफ सैंड. और बानू मुश्ताक ने जो बुक लिखा है उनका नाम याद रखना है. इट्स कॉल्ड एज द हार्ट लैम्प. It is called as the heart lamp. Okay, तो ये translated है as we said. Okay, with regard to the translator को भी यहाँ पे प्राइज मिलता है and the writer को भी मिलता है. In fact, if you hear the story of Banu Mushtaq, it is a very emotional story. ये कर्नाटका के एक छोटे विलेज में पैदा हुई है. She learned Kannada in school. कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, लेकिन कन्नड़ा was the official language of the state. उन्होंने पढ़ाई की थी. She married at the age of 27 में बच्चा हुआ. But she went under postpartum depression. She even tried to commit suicide. But you see that अगर इतना उनका चेंज जो हुआ है, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस ऑल द वे टू गेटिंग एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हर राइटिंग. शी ऑल्सो वॉइस हर ओपिनियन विद रिगार्ड टू जैसे women should get the right or the freedom to pray in the mosque. इन्होंने ये भी एक फाइट किया था, एंड जिसके खिलाफ उनको थ्रेट कॉल्स भी मिले. And today she has won this prestigious international award, getting 55 lakhs as a prize, which is a great achievement that we can say. उन्होंने कभी हार नहीं माना is what we can understand from this particular story. So ये पूरा है aspect है with regard to this, and this is all with regard to today's article. I hope
होप यू हैव अंडरस्टूड द मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज. डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 20 क्वेश्चन आज ही के करंट अफेयर्स से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.